जगदीश पाटिल जी जोरदार ताली से सलाम। हेलो, जय श्री राम सभी को। आज जो लोक रक्षक सेना की तरफ से यहाँ पर जो हमारे वीर सपूत हो चुके हैं, जो शहीद हुए हैं, अपने शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, जिन्होंने छोटी उम्र में ना उनकी शादी हुई थी, ना उन्होंने जिंदगी देखी थी, वैसी उम्र में वो शहीद हो गए देश के लिए हंसते हंसते। तो मैं आज वीर शहीद भगत सिंह जी के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सुनेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। एक एक मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। उनका जन्म होता है 1907 में। 1907 में जन्म होता है लाहौर में, अभी वो पाकिस्तान में है। वहाँ पर वो पहले एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल में, उनके पेरेंट्स एडमिशन दिलाने जाते हैं। तो स्कूल होती है इंग्लिश गवर्नमेंट की, अंग्रेजी शासक की स्कूल होती है। तो वहाँ पर वो एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। उनकी उम्र होगी 5 साल की, स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उन्होंने मना कर दिया, ये कहा कि मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं करूँगा। तो उनके पापा ने आर्य समाज की जो स्कूल थी उसके अंदर उनका दाखिला एडमिशन दिलाया। आर्य समाज स्कूल के अंदर उन्होंने पढ़ाई की। छोटी उम्र में बुक्स पढ़ने का उनको बहुत शौक था। स्कूल टाइम में उन्होंने 50 बुक्स पढ़ ली, वो भी अपने जो सिलेबस है, जो पढ़ाई आती है उसके अलावा की 50 बुक्स, मतलब 50 बुक्स उन्होंने पढ़ाई में एक साथ पढ़ ली, इसके अलावा भी। और समय आता है 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, सबको पता है, सुना होगा आपने। जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा था कि एक महल जैसा था या एक घेरा था, आजू बाजू सारी जगह दीवार थी और बीच में हजारों लोग वहाँ पर थे। तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि सबको एक साथ मार दिया जाए, गोलियों से भून दिया जाए। सारे दरवाजे बंद, मेले जैसा लगा था, सारे दरवाजे एक साथ बंद कर दिए गए। तो वह जो वाकया था वो भगत सिंह की जहाँ रहते थे घर था, उससे 40 किलोमीटर दूर था। वो पैदल निकल लिए, कितनी उम्र में? 10 साल की उम्र में 40 किलोमीटर दूर पैदल चलने निकल लिए। वहाँ पर गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था वहाँ गए। वहाँ उन्होंने महसूस किया, वो बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की आवाज़ें, चीखें, जो नागरिक थे उनकी चीखें उनको सुनाई दी। वहाँ पर एक कुआं था, कुएं में लोगों ने कूद के जान दे दी थी। ऐसा कहा जाता है आज भी वो कुएं के अंदर से पानी निकालते हैं ना, तो उसमें खून की बूंदें मिलती है। आज भी कुएं के अंदर से पानी निकालते तो खून की बूंदें मिलती है। भगत सिंह जी ने क्या किया, वह मिट्टी उठाई, खून वाली मिट्टी उठाई, एक बोतल में पैक कर ली और घर पे ले गए। घर पे बैठे, एकदम सुनसान बैठे रहे। उनकी बहन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इतना लेट क्यों आया, कहाँ गया था, ये कहाँ से लाया तू? भगत सिंह जी ने कहा, ये मेरे वीर शहीद हुए देश के नागरिकों की मिट्टी है, इनका खून इसमें है, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। अंग्रेज़ों को मार के उनको हमारे भारत देश से भगा के बदला लूँगा। ये शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाद में वो नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन गांधी जी का, वो आंदोलन ऐसा था कि अंग्रेज़ों की शराब या अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कपड़े कुछ भी खरीदी नहीं करनी थी, हमें बहिष्कार करना था। तो वो आंदोलन में भगत सिंह जुड़ गए और बहुत अच्छा मैसेज गया, जुड़ गए ताकि क्या पूरे भारत में ये आंदोलन चला। उसके बाद एक समय आया, चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर ये आंदोलन चलाया कि ये बिक्री, ये सामान हम नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो पुलिस वालों ने क्या किया, गोली, 4000 कार्यकर्ता वहाँ पे आ गए, आंदोलन कर रहे थे और हिंसा वाला आंदोलन गांधी जी का। तो वहाँ पर उन लोगों को गोलियाँ मार दी गई, तो भीड़ भड़क गई और पुलिस वालों ने क्या किया, वो क्रांतिकारी जो थे 4000 लोग जो अहिंसा का आंदोलन कर रहे थे, कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं था उनको गोलियों से भून दिया गया। तब उन्होंने, भीड़ गुस्सा हो गई और पूरा पुलिस स्टेशन 17 पुलिस वालों के साथ जला दिया चौरी चौरा में। ये पुलिस स्टेशन जो जला दिया, उसके बाद गांधी जी ने एक बहुत गलत फैसला लिया और जो मूवमेंट था ये असहिष्णु का आंदोलन जो था, असहयोग का, वो वापस खींच लिया। भगत सिंह इतने खुश थे, जब तक आंदोलन चल रहा था वो खुशी के मारे
12-14 साल के थे, खुशी के मारे पूरे देश में लोगों को बता रहे थे हम आज़ाद होने वाला है, भारत आज़ाद होने वाला है, और एक ही झटके में आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि हिंसा हो गई थी, ऐसा कहा था गांधी जी ने। तो वहाँ से दो गुट बट गए, एक था नरम दल, एक था गरम दल। गरम दल में भगत सिंह जैसे युवा थे और नरम दल में गांधी जी जैसे व्यक्ति थे और बहुत सारे लोग थे। तो ये दो दल पट गए। एक बार भगत सिंह जी घर पर उनके पापा खेती कर रहे थे, तब वो किसी गलत चीज़ देख के आए थे, खेती कर रहे थे, तो उनके पापा आम का पेड़ लगा रहे थे, गुठली लगा रहे थे आम के पेड़ के लिए। पापा को पूछते ये क्या बोल रहे हो आप, तो वो बोलते हैं ये आम का पेड़ उगेगा, हमें पौधा मिलेगा, पेड़ आम मिलेगा, हम खाएंगे उस पौधे को या फल को। तो भगत सिंह जी ने कहा अगर मैं बंदूक बोऊंगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बोऊंगा तो क्या होगा। तो उनके पापा ने कहा गोलियां उगेगी, उसको क्या करोगे आप। गोलियां उगेगी, उसको क्या करोगे। बोले एक एक गोली, एक एक जो आतंकवादी से अंग्रेज है उनको मारूंगा और भगाऊंगा मैं। 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में भगत सिंह जी क्या कहते हैं, मैं जमीन के अंदर बंदूक बोऊंगा और उससे उगी हुई गोलियों को मैं ये अंग्रेजों को मार के भगाऊंगा। उसके बाद ये कांड जो हुआ, उसके बाद वो थोड़े और कॉलेज में गए, उन्होंने और बुक्स पढ़ी, 300 जैसी बुक्स और पढ़ ली और बहुत सेंसिटिव हो गए। उनकी उम्र 13 साल हो गई या 14 साल हुई, फिर 17 साल के जब वो हुए, उनकी मम्मी ने कहा बेटा तू बड़ा हो गया है, अब तेरी शादी करवा देता हूँ, शादी करवा देती हूँ। लड़की आएगी, तेरा ख्याल रखेगी, तुझे खाना बनाएगी, खाना खाने देगी, अच्छा हो जाएगा तेरा। भगत सिंह, माँ बोलती रही, रोती रही। भगत सिंह एक दिन चिट्ठी छोड़ के चले गए। चिट्ठी में क्या लिखा था पता है आपको, सुन के आपके रोंगटे कांप उठेंगे। भगत सिंह ने, उनके माँ रो रही थी, वो भगत सिंह रात को चले गए। वो चिट्ठी में लिखा था दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी मेरी दुल्हन होगी। दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी मेरी दुल्हन होगी, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा कह के वो चंद्रशेखर आज़ाद की टीम के साथ शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद की टीम के साथ शामिल होने के बाद उन्होंने काकोरी कांड को, काकोरी जो हुआ था उसको अंजाम दिया। अंग्रेज, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, अंग्रेज़ों का खजाना लूटा, बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। उसके बाद वो विरोध करते गए। फिर लाला लाजपत राय से भी वो काफ़ी प्रभावित थे और ये जो विरोध हुआ था उसकी वजह से काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी दी गई थी। फांसी दी गई पर ये टूटे नहीं, ये टूटने नहीं आए थे, ये तोड़ने आए थे। ये जो भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, राजगुरु सुखदेव, ये लोग टूटे नहीं। उनके एक साथी को फांसी की सज़ा हो गई, उनको याद आया, राम प्रसाद बिस्मिल की एक लाइन याद आई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल में कितना दम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल में कितना दम है। इसका मतलब होता है मुझे देखना है कि मेरी कातिल की बाजुओं में ज़्यादा दम है कि मेरी जो इच्छा अपने देश के लिए गर्दन कटाने की जो इच्छा है वो ज़्यादा है कि जो मेरा कातिल है उसके बाजुओं में जान लेने की ताकत ज़्यादा है। ये इसका मतलब होता है, हमें समझना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस तरह के जो वाक्य लिखे हैं बहुत प्रेरणादायक है। उनकी जो बुक्स होती है, आपने WWF देखा होगा, उसमें लिखा होता है डोंट ट्राई एट होम, घर पे ये कोशिश करनी नहीं है। भगत सिंह की जितनी भी बुक्स है, जितनी भी पढ़ाई की है, एजुकेशन की जो भी बुक्स है, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, 3000 पन्ने 5000 पन्ने लिखे, हर बुक के आखिरी पन्ने पे लिखा होता है, हर बुक के आखिरी पन्ने पे लिखा होता है कि यह विचार आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक है, इसको ग्रहण मत करिएगा। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज, सबको पता था कि इनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। एक एक विचार उनके इतने गतिमान थे कि आप हिल जाओगे सुन के। कई लोग कहते हैं कि दो लोग झगड़ते हैं तो हम बचाने जाते हैं, तो उनका ज़्यादातर सवाल क्या होता है, आपको क्या करना है, तू कौन है। तो भगत सिंह की एक लाइन है उसके लिए, मैं एक मानव हूँ, मैं एक मानव हूँ और जो भी कुछ मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। जो भी कुछ मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। तो कोई भी व्यक्ति आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि तू क्यों आया है, मैं मानवता के आधार पे आया हूँ, है ना। तो ये भगत सिंह की सच्चाई थी। उसके बाद
उन्होंने जो ये राम प्रसाद बिस्मिल से प्रेरित लाला लाजपत राय का जो मूवमेंट था वो ज्वाइन किया, जो विरोध किया, आंदोलन किया, वहाँ पर लाला लाजपत राय की पिटाई की गई, उनको पिटाई मार अहिंसक आंदोलन फिर से किया, पर उनके बहुत लाठीचार्ज हुआ इन लोगों के ऊपर, उसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। लाला लाजपत राय की जी मौत हो गई। ये तीनों व्यक्ति और चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, पर उनको उम्र दराज व्यक्ति थे, उनको गुरु मानते थे। उनकी मौत हो गई, वो चोटिल हो गई, इतना अंग्रेज़ों ने मारा उनको। तो उन्होंने कसम खाई कि इनका बदला हम ज़रूर लेंगे। उनको जो डाल्ट करके जो उनको गोली मारी थी, उनको एक दिन वहाँ से बाहर निकलने टाइम राजगुरु ने सीने में गोली मार दी और तुरंत भगत सिंह ने आके 3 गोली उनको यहाँ पर सिर पे मार दी, हेडशॉट मार दिए और ख़त्म कर दिया उनको। जो लाला लाजपत राय को जिनका खून किया था उनको डायर को ख़त्म कर दिया और पूरे लाहौर में पर्चियाँ बंटवा दी और दीवारों पे पर्चियाँ लगा दी कि लाला लाजपत राय का खून करने वाला, लाला लाजपत राय के जो खून का ऑर्डर लाठीचार्ज का जो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति था, उनको हमने मार के हमारा बदला पूरा कर लिया। उनको हमने मार के हमारा बदला पूरा कर लिया। उसके बाद वो छुप के कोलकाता जाते हैं, कोलकाता भी इस तरह से विरोध करते हैं और वहाँ पर मजदूरों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं। एक वाक़या आता है, आप देखिए उनके विचार देखिए। एक वाक़या आता है कि उनको प्रशासन का विरोध करना होता है, कोर्ट वगैरह जो है कोई सुन नहीं रहे होते, मजदूरों के ऊपर काफ़ी विरोध में नियम आते थे, कानून आते थे। तो उनको एक सुझाव आया कि क्यों ना मैं कोर्ट में जाके एक बॉम्ब फेंक दूँ, लो इंटेंसिटी वाला बॉम्ब, किसी को हानि ना हो ऐसा बॉम्ब बनाया उन्होंने। बिस्मिल्लाह जी को लेके बॉम्ब बनाया और किसी को हानि ना हो। कोर्ट में जाके खाली जगह जो रहती है, आपको पता है न्याय प्रणाली और न्याय वहाँ से लोगों को मिलता है, उस जगह को खाली जगह देख के वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। किसी को चोट नहीं आई, किसी की डेथ नहीं हुई, धुएं का गुबार उठा, उसके साथ पर्चियाँ बांटी, पर्चियाँ फेंक दी। बड़े जो हॉल होता है, जज होता है, एडवोकेट होते हैं, कोर्ट होता है, उसके अंदर पर्चियाँ फेंक दी, धुआं उठा। वो चाहते तो वहाँ से निकल सकते थे, भाग सकते थे, क्योंकि उन्होंने किसी की जान नहीं ली थी और वो बॉम्ब की वजह से इतना धुआं उठ रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था, पर वो वहीं पे खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। और पर्चियों में क्या लिखा था पता है आपको? पर्चियों के अंदर ये लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। वो जो न्याय प्रणाली अंग्रेजों की जो बहरी हो चुकी थी, जो नागरिकों नहीं सुन रही थी, उनको सुनाने के लिए ये धमाके वहाँ किए गए थे। इसके लिए उनको कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ पर उनका दिमाग देखिए कितना तेज़ है। कोर्ट में उनको पेश किया गया कि आपने इस तरह से धमाका क्यों किया और आपने किस तरह से बॉम्ब बनाया, है ना? तो उन्होंने जवाब दिया। सब प्रेस वाले सामने थे, आपको पता है कोर्ट में सब प्रेस वाले सामने रहते, कोई भी बयान देता है तुरंत लिख लेते हैं, न्यूज़पेपर वाले टाइपिस्ट थे, सब सामने बैठे थे, है ना? तो उन्होंने कबूला कि मैंने बॉम्ब ये चीज़ से, ये मटेरियल से बना। समझ रहे आप मेरी बात को? प्रेस में चला गया और उन्होंने बाद में जज से और पूरी कोर्ट से और प्रेस वालों को धन्यवाद कहा। आपको पता है धन्यवाद क्यों कहा? भगत सिंह जी ने कहा कि कल तक जो बॉम्ब हमारे साथियों को और मुझे बनाना आता था, अब भारत के हर एक युवा को पता है कि बॉम्ब कैसे बनाना है। उस प्रेस के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम नहीं था तब इतना, पर जो प्रेस मीडिया थी उसके माध्यम से पूरे भारत के सभी युवाओं को पता चल गया कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कबूला था। कोर्ट में कबूलने का कारण ये था कि ताकि लोगों को पता चले कि बॉम्ब कैसे बनता है। और उसके बाद उनको जेल हुई, 2 साल की जेल हुई, कारावास। 20 साल के थे तब जेल हुई उनकी, 22 साल 23 साल की उम्र में उनकी फांसी हुई। 20 साल की थी, 2 साल का कारावास हुआ। अब अंग्रेजों को लगा होगा अब तो जेल में चले गए, पर भगत सिंह थे वो तो वहाँ पे भी शांत बैठने वाले नहीं थे। वहाँ पर उन्होंने बुक्स लिखना चालू कर दी। जो भी मेहमान मिलने आता था उनको कहता था मेरे लिए एक नई बुक लाना, मेरे लिए हर दिन एक नई बुक लाना, मैं पढ़ूंगा। और वो कहते थे मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, क्योंकि जेल के लोगों के साथ में मिल के जेल में आंदोलन करते थे, जेल के कैदियों के लिए। और लिख लिख कर 3000 पन्ने उन्होंने बाहर भेजे, क्योंकि बाहर भी आंदोलन चालू रहे।
जेल के अंदर भी आंदोलन चालू रखा, बाहर भी आंदोलन उन्होंने लिख लिख के चालू रखे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। ये पन्ने बाहर पढ़ने के बाद भी बाहर क्रांति आने लगी। उनकी फांसी का दिन नज़दीक आने लगा। 24 मार्च था, पहले 24 मार्च फांसी का दिन था। आपको पता है फांसी सुबह दी जाती है, सुबह जल्दी दी जाती है। पर इतना आंदोलन उग्र हो गया, इतना आंदोलन उग्र हो गया कि पूरे देश में एक माहौल छा गया कि भगत सिंह की फांसी वापस लो, अंग्रेजों देश छोड़ो। इतना माहौल उग्र हो गया। अगर 24 तारीख को सही में फांसी दी होती तो 1924 में ही हमारा देश आज़ाद हो चुका होता। इतनी बड़ी क्रांति थी वो। पर अंग्रेजों ने क्या किया, डर के मारे 23 मार्च को ही रात को, पहली बार इतिहास में ऐसा 23 मार्च को रात को ही तीनों को बुलाया गया और फांसी देने का आदेश दिया गया। आधी रात को फांसी देने का आदेश दिया गया ताकि सुबह पता ना चले लोगों को। लोगों का प्लान 24 तारीख को आना था जेल में, लाहौर जेल में 24 तारीख को आने वाले थे वहाँ पर। तो 23 तारीख को उनको फांसी दी गई। आखिरी उनको पूछा गया कि फांसी कर रहे तो उनका व्यक्तित्व क्या होगा, बोलना क्या होगा। जब वो जेल में लास्ट में उन्होंने 64 दिन का जो अनशन किया था ना, उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट थी उनके मुंह पे, क्योंकि वो किसी कर्तव्य से उन्होंने जन्म लिया था, ना कि इस तरह से उनको जीना था। क्योंकि ना उन्होंने जिंदगी देखी, ना पढ़ाई की है पूरी, ना उन्होंने शादी की है। पूरा देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। लास्ट में उन्होंने क्या किया, फांसी का जिस दिन आया, तीनों व्यक्ति ने क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी ने फांसी को फंदे को चूम के गले लगा लिया। फांसी के फंदे को चूम के गले लगा लिया और फांसी पे चढ़ गए। और इस देश को एक बेटा जो है वो खो देना पड़ा। अब मैं इस बात से एक तर्क निकालूंगा, एक मैसेज देना चाहता हूँ आगे हमें क्या करना चाहिए, उनको कैसे मान देना चाहिए, उनके जो विचार थे इसलिए मैंने सामने रखे क्योंकि ये लोक रक्षक सेना के माध्यम से युवाओं में जाए, इस तरह की प्रेरणा मिले, क्रांति आए, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के लिए लड़त करो, देश के लिए कुछ, राष्ट्र के लिए कुछ निर्माण करो, देश युति में कुछ कार्य करें। इससे आप एक बात समझिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का हमने विरोध दिया है, गांधी जी को नेशनल फादर कहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। गांधी जी को अपने राष्ट्रपिता का मान दिया, हम भी मानते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर भगत सिंह जी का भी हक है राष्ट्रपुत्र कहलाने का, भगत सिंह का जी का भी हक है राष्ट्रपुत्र कहलाने का। पर ये देश का ये दुर्भाग्य देखिए, मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे देश में मैंने जन्म लिया जहाँ वीर भगत सिंह जैसे शहीद हुए हैं। पर ये देश के कई मूर्ख इतिहासकार, कई पागल लोग ऐसे हैं जो भारत के भी है, बाहर के भी है, उनके बुक्स के अंदर शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। आपको पता है किस नाम से उनको लिखा जाता है? एक आतंकवादी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आतंकवादी। क्या लिखा जाता है उनके बुक्स में, अंग्रेजों के बुक्स में? शहीद भगत सिंह जी को आतंकवादी घोषित किया गया है। क्या ये सही में उनको श्रद्धांजलि है? ये वीडियो जो बनेगा या फोटो बनेगी या जो मेरी स्पीच है, ये माध्यम से मैं केंद्र सरकार तक ये बात जाए, लोगों तक ये बात जाए, यहाँ तक जो MP MLA उन तक ये सरकार तक बात जाए कि अगर आप राष्ट्रपिता घोषित कर सकते हो तो भगत सिंह का भी इतना हक बनता है कि उनको राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाए। और हम आने वाले समय में लोक रक्षक सेना की तरफ से जितने भी ये शहीद दिवस आएंगे, 23 मार्च आएंगे, हम इस मांग को धीरे धीरे, आज 200 की संख्या में, 300 की संख्या में लोग हैं, एक दिन 2 लाख की संख्या में होगा, 5 लाख की संख्या में लोग होगा, हमारी मांग एक ही रहेगी कि भगत सिंह जी को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए। बस मेरी बात इतनी ही थी कि भगत सिंह जी का चरित्र हमें जानना था, कैसे देश को हमें आगे ले जाना है, कैसे देश के लिए हमें मेहनत करनी, राष्ट्र का निर्माण करना है, अच्छे राष्ट्र के लिए। चलिए मैं एक लाइन आखिरी कह देता हूँ, है ना, एक लाइन आखिरी कह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, समझ में अगर आए और रिकॉर्डिंग जो जिनको मिले वो भी समझिएगा। आज के युवाओं के लिए खासकर है, आज के जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, वो भटके हैं, जो व्यसन में है, पीड़ित है, उनको बहुत अच्छा मैसेज है। तेरे और मेरे हीरो में फर्क है दोस्त, तेरे और मेरे हीरो में बहुत फर्क है मेरे दोस्त, तेरे और मेरे हीरो में बहुत फर्क है दोस्त। तेरा हीरो वो है जो जेल की सजा पाकर सलमान खान रो उठा,
जेल की सजा पाकर, हिरण के केस में जो जेल की सजा सलमान खान को मिली थी वो सुनकर वो रो उठा। और मेरा हीरो वो है जो फांसी की सजा खाने के बाद भी मुस्कुरा उठा, फांसी की सजा खाकर भी मुस्कुरा उठा। और तेरे और मेरे हीरो में फर्क है दोस्त। इंकलाब